हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं डिजिटल मीडिया का क्या अहम रोल होता है मार्केटिंग में। कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं आपके प्रोडक्ट ब्रांड बिल्डिंग में। इन सारे पॉइंट पे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्त, इसका 3 पार्ट होगा क्योंकि डिजिटल मीडिया में जो मार्केटिंग का क्षेत्र है वो वास्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे कि वेबसाइट के द्वारा कैसे अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के बारे में आज हम बताएंगे और ईमेल मार्केटिंग के बारे में। तो ये सारा पॉइंट आज हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे डॉक्टर के.एन. झा जी से, जो कि ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में मानी जानी हस्ती हैं। उनके द्वारा एक पावरफुल बुक भी लिखी जा चुकी है, एबीसी ऑफ ब्रांड बिल्डिंग इन इंडिया। चलिए डॉक्टर के.एन. झा जी से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में डिस्कस करते हैं। सीमेंट निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने वाली सीमेंट कंपनी कनोडिया ग्रुप पेश करते हैं कंक्रीट गोल्ड सीमेंट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफ कनोडिया ग्रुप। इस सीमेंट की मुख्य विशेषताएं: टेम्पर प्रूफ एलपीपी बैग में उपलब्ध, बेहतर फिनिशिंग, सघन मजबूत और टिकाऊ निर्माण, बेहतर कार्यशीलता, बेजोड़ बाउंडिंग शक्ति, माइक्रो पार्टिकल्स साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उत्कर्ष आर्ट्स ऑफ ग्राइंडिंग। कंक्रीट गोल्ड सीमेंट, उत्कृष्ट निर्माण, भविष्य की पहचान। डिजिटल मीडिया का आज के दिन में ब्रांडिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। डिजिटल मीडिया को ब्रांडिंग में क्या स्थान है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा डिजिटल मीडिया का इतिहास के ओर जाना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया का इतिहास सिस्टमेटिक रूप से जो आरंभ होता है 1971 से, जब 1971 में रे टॉल्स्टन ने पहला ईमेल मैसेज भेजा। उसके बाद से ईमेल मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया। इसके बाद से 1990 से जब कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास होने लगा, कंप्यूटर हर जगह लगने लगी, तो उसके साथ डिजिटल मीडिया का थोड़ा स्कोप बढ़ा। 2000 आते आते जब इंटरनेट की मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तो इसके साथ ही कंप्यूटर पे डाटा आना शुरू हो गया। काफी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, और जिससे बाजार में विभिन्न कंपनियों, प्रोडक्ट और सर्विस के जो बाजार थी, उसमें डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन जब उनके पास, कंपनियों के पास आने लगी, तो उन्होंने उन डाटाओं का एनालिसिस करना प्रारंभ कर दिया। जब उस डाटा को स्टैटिस्टिकल टूल्स पे या मैथमेटिकल टूल्स पे एनालिसिस करना शुरू कर दिया, से और भी इम्प्रूवमेंट करने का उनको रास्ता दिखने लगा। फलतः एक ऐसा समय आया कि मार्केटिंग के क्षेत्र में ऑटोमेशन की एक शुरुआत हुई। मार्केटिंग में ऑटोमेशन मीन्स कि मार्केटिंग के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में, ब्रांड प्रमोशन के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में धीरे धीरे कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। और उपयोग होने के साथ साथ इनके कंपनियों के पास, कॉर्पोरेट हाउस के पास डिफरेंट टाइप के डाटा आने लगे। जब इन डाटा का एनालिसिस हुआ, तो एनालिसिस से फिर उन कस्टमर्स की या जो जितने भी काउंटर पार्ट्स थी, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिलने लगी। फलतः उसी के माध्यम से, माने डिजिटल माध्यम से, फिर हम उनसे इंटरेक्ट करने लगे और इससे इसका बढ़ता चला गया। और खास करके डिजिटल मीडिया तब अपने चरम पर पहुंचा जब बाजार में मोबाइल, पहले बेसिक मोबाइल, फिर स्मार्टफोन और उसके बाद आईफोन बाजार में आ गई। और इंटरनेट और मोबाइल मिलकर के हमारे, आपके और या हर कस्टमर के हाथ में मोबाइल रहता है, जिसमें कि हम मोबाइल से काम करना शुरू कर दिए। तो इससे डिजिटल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म खुल गया, जहाँ पे मार्केटियर बड़ी आसानी से, मोबाइल आने के बाद से बड़ी आसानी से अपने प्रचार का एक साधन डिजिटल मीडिया को बना ली और धीरे धीरे पॉपुलर हो गया है। और आज के दिन में मैं बताऊं कि डिजिटल मीडिया का कंट्रीब्यूशन जो है टोटल मीडिया स्पेंडिंग में लगभग 17% है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में
कोविड के चलते और वैसे भी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है और कोविड के चलते भी है। लगभग डिजिटल मीडिया का शेयर टोटल मीडिया स्पेंडिंग में 27% होने का अनुमान है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल मीडिया का कितना बड़ा रोल आज के दिन में ब्रांड बिल्डिंग में हो गया है। अब हम एक एक करके डिजिटल मीडिया के बारे में बात करेंगे। डिजिटल मीडिया में सबसे पहला जो चीज है, पहला जो प्रकार है वो है वेबसाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि वेबसाइट का किसी भी ब्रांड बिल्डिंग में, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के जो प्रचार के लिए वेबसाइट होना एक बहुत ही आवश्यक चीज है कि वेबसाइट के माध्यम से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में बड़े बड़े बुकलेट या किताबें छपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आपके वेबसाइट पर जाकर के आपके बारे में अच्छी तरह से वो जान सकते हैं, कस्टमर जान सकते हैं। तो इसलिए वेबसाइट का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आज के दिन में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे प्रोडक्ट की हो या सर्विस की हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, एनजीओ हो, हर कोई अपनी वेबसाइट बनाती है और वेबसाइट के माध्यम से प्रचार करती है। अब हम ये बात करें कि वेबसाइट में जब बनाए तो वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का महत्व है कि वेबसाइट का रेलेवेंट होगा, इन चीजों की हम बात करते हैं। ये वेबसाइट जो है आपके कंपनी का फर्स्ट इंप्रेशन कस्टमर को देता है कि आपकी कंपनी कैसी है। वेबसाइट देख करके कस्टमर प्रभावित होता है। तो वेबसाइट में सबसे पहले आपके कंपनी का विजन होना चाहिए। क्या आपका विजन है, क्या आपका मिशन है, क्या आपका गोल है। इसके अलावा वेबसाइट में आपको कंपनी की मैनेजमेंट, आपकी कंपनी किस किस क्षेत्र में काम करती है, किस किस क्या क्या एरिया है आपका, क्या क्या आपका प्रोडक्ट है, मैनेजमेंट की प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटेड की क्या क्रेडेंशियल है, आपकी मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है, आपका ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है आपके प्रोडक्ट या सर्विस का, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल एड्रेस, आपके डिफरेंट लोकेशंस का मैप होनी चाहिए। इसके अलावा मीडिया गैलरी होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या आपके प्रमोटर्स कितने प्रकार के सम्मान से सम्मानित है, आपका कंपनी कितने तरह के सर्टिफिकेट सर्टिफाइड हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि यदि आज के दिन में कोई वेबसाइट बनता है सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, यदि ISO का सर्टिफिकेशन नहीं है तो कस्टमर के दिमाग में थोड़ा हल्का इंप्रेशन पड़ता है। इसी प्रकार से यदि कोई पैथोलॉजी का लैब है तो यदि NABL का उसका एक्रेडिटेशन नहीं है तो कस्टमर के मन में झिझक होगा। इसी तरह से यदि आप सीमेंट की बात आप करेंगे, सीमेंट की यदि टेस्ट रिपोर्ट NCBM या नेशनल टेस्ट हाउस या IIT का नहीं है तो कस्टमर को कंपेयर करने में आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा हल्कापन का महसूस होगा। तो ये होनी चाहिए। फिर एक मीडिया गैलरी होनी चाहिए जिसमें पहले की आपकी जितनी भी एक्टिविटी हो या प्रेस कवरेज हो या वीडियो हो, इवेंट्स हो, उसका ग्लिम्स होना चाहिए। इसके अलावा FAQ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं जिसको, कि ये होनी चाहिए ताकि कस्टमर को जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो छोटी छोटी जानकारी हो वो उसको आपको वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाए, ताकि वो कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट करेगा, देखेगा फ्रीक्वेंट FAQ के माध्यम से, तो उससे उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा आप ब्रांड के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति और सर्विस के प्रति। अब ये प्रश्न उठता है कि आपका वेबसाइट कैसा होना चाहिए। हमने तो ये वेबसाइट का डिटेल बताया है, कंटेंट बताया है आपको, लेकिन वेबसाइट आपका जो होना चाहिए वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली मीन्स ये कि कोई भी आदमी कहीं भी मोबाइल पे आपका वेबसाइट खोल सकें। कई केसों में ऐसा होता है कंपनियों का वेबसाइट मोबाइल से आसानी से नहीं खुलता रहता है, तो वो फिर एक निगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई कस्टमर टीवी के लिए देख रहा है और एक पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट को मोबाइल से खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुलता है।
जबकि दूसरा कंपनी का खुल जाता है और वहां खुलने के बाद वो अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता है, सेलेक्ट करके और ऑर्डर कर लेता है। तो इसलिए जो वेबसाइट होना चाहिए मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल कॉल टू वेबसाइट कॉल टू रिटर्न होना चाहिए। कॉल टू रिटर्न मीन्स कि जब आपका वेबसाइट कोई खोल रहा है, कोई भी कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर खोल रहा है, तो उसमें इस टाइप का प्रावधान होनी चाहिए कि वो आपको कॉल कर सके। कॉल टू रिटर्न की फैसिलिटी होनी चाहिए कि किस कस्टमर ने आपको विजिट किया है, उस कस्टमर से आप उसको एसेस कर सकें, उससे आप बात कर सकें, उस तक आप पहुंच सकें। बात करें ना करें, लेकिन आप उसको पहुंच सकें, या ईमेल के माध्यम से आप उसको संपर्क करें। आप व्यावहारिक लाइफ में इस तरह की केसें देखते होंगे कि जब किसी के वेबसाइट में आप विजिट करते हैं तो या तो आपको SMS के माध्यम से या मेल के माध्यम से आपके पास ये मैसेज कॉल टू रिटर्न का आता है। कॉल टू एक्शन में जैसे लीड जनरेशन होता है, सेल जनरेशन होता है, बाय नाउ का ऑप्शन होता है, इत्यादि इत्यादि होता है। इसके अलावा भी आज के दिन में वेबसाइट में डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी मिल रही है, जिसे आप उसको वेबसाइट में प्रोविजन करवाइए, तभी आपका जब भी वेबसाइट इफेक्टिव होगा तो आपकी ब्रांडिंग उतनी इफेक्टिव होगी। दूसरा है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मीडिया का ये है कि आपकी वेबसाइट में ऐसा हो कि इस तरीके को हो कि लोग खोजें तो आसानी से आपका वेबसाइट, मान लीजिए कोई सीमेंट के लिए वेबसाइट खोज रहा है, तो सबसे पहले सीमेंट के लिए जैसे ही दबाए तो भले ही अल्ट्राटेक का आ जाए या ACC का आ जाए, लेकिन उसके बगल में कनोडिया सीमेंट, कंक्रीट गोल्ड सीमेंट या बिग सेम प्रीमियम प्लस सीमेंट या JP सीमेंट का वेबसाइट भी दिख जाना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसी प्रकार से होता है। सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM का है कि आप जो अपने वेबसाइट में SEM में कि आप अपने वेबसाइट में ऐसे वर्ड्स डालें, कीवर्ड्स डालें और उस वर्ड को बराबर बदलते रहें कि लोग जैसे खोजें तो आपका वेबसाइट ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे मान लीजिए आप सीमेंट का वेबसाइट बना रहे हैं, तो सीमेंट के वेबसाइट को कौन आदमी खोलने जा रहा है, खोजेगा? जिसको मकान बनाना है, इंडिविजुअल हाउस बायर होगा या कोई इंजीनियर, सिविल इंजीनियर होगा या आर्किटेक्ट होगा, तो आप उनकी जो रिक्वायरमेंट की वर्ड है वो वर्ड उसमें डालेंगे। जैसे ही वो वर्ड डालेंगे आपका वेबसाइट ऊपर चला आएगा, ऊपर आ जाएगा और आपसे उस कस्टमर का या उस जो सर्च करने वाले हैं उनके साथ आपका संपर्क, आपके वेबसाइट के साथ संपर्क स्थापित हो जाएगा और फिर आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी। चौथा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग ये है कि आप अपने वेबसाइट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्या फीचर है या आपकी कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, ये कंटेंट बना करके आप डालते हैं। इसमें B2C माने बिजनेस, B2C मीन्स जैसे माने कोई सीमेंट कंपनी कस्टमर के लिए करती है, ये IHB के लिए करती है या इंजीनियर्स के लिए करती है, B2C ऐसे हो गया। तो उसमें जनरली ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से या जैसे फेसबुक वगैरह के माध्यम से या ब्लॉग के माध्यम से करती है। लेकिन B2B का जहां तक सवाल है, B2B में क्या है, बिजनेस टू बिजनेस जो है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए है, उसमें आपको रिपोर्ट्स, व्हाइट पेपर्स, मैनुअल्स, यूजर्स मैनुअल्स, वीडियो, इस सब टाइप के, जिससे कि जो सामने वाला है वो उसको देख करके समझ ले कि इसका कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जाए या कैसे इसको किया जाए। इस तरह के कंटेंट आपको उसमें डालने पड़ेंगे। पांचवा है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग को आप ये कह सकते हैं कि यह एक ट्रेडिशनल ही एडवर्टाइजिंग है, जिसको हम नए रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। जैसे किसी पेपर में आप ऐड देते हैं तो ऐड हम बड़ा देते हैं, मीडियम साइज का देते हैं, छोटा देते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, खास करके आप ऑनलाइन में देखेंगे कि साइड में बैनर चलता रहता है या डिजिटल जो न्यूज़पेपर्स हैं उन न्यूज़पेपर्स में छोटे छोटे एड्स आते रहते हैं, उसको डिजिटल डिस्प्ले हम बोलते हैं। यह बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है, कारण आज के दिन में जो ऑफलाइन पेपर्स हैं
उसकी खपत कम हो गई है और ऑनलाइन पे की ज्यादा प्रचलन हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि स्मार्टफोन्स, आईफोन्स आने के बाद और पर्सनल कंप्यूटर लग जाने के बाद से लोग ज्यादातर समय इन्हीं तीनों पे रहते हैं या आईपैड पे रहते हैं, चारों पे रहते हैं, और इसके माध्यम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो एडवर्टीजमेंट होती है, चाहे डिस्प्ले ये बैनर के माध्यम से इसको देखते हैं और आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी रहती है और ये आपकी ब्रांड मजबूत होता है। आज के दिन में ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ही इफेक्टिव और एक मजबूत साधन है डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, क्योंकि आप देखते होंगे कि ईमेल मार्केटिंग आज डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का आपको पास मेल आता रहता है और उसमें ये मेल आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने सर्विस के बारे में बताते हैं और इसमें बड़ा ही इफेक्टिव होता चला जा रहा है। लेकिन ईमेल मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो मार्केटियर के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों का मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सुझाव इस प्रकार के हैं। ईमेल मैसेज जो होना चाहिए, पहले आप अपने टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर लीजिए, उनका डाटाबेस कलेक्ट कर लीजिए। दूसरा कि आप अपने कंपनी और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मैसेज बना लीजिए। तीसरा कि मैसेज छोटा होना चाहिए। चौथा, मैसेज पर्सनलाइज होनी चाहिए। यदि आपको किसी अपना डाटाबेस आपको मिला हुआ है तो पर्सनलाइज मीन्स हम आपको जैसे कोई ईमेल मैसेज देंगे तो हम लिखेंगे डियर मिस्टर सिंह, तो ये हो गया पर्सनलाइज मैसेज। मान लें इसका अर्थ ये हुआ कि हम आपको जानते हैं और आप हमारे कस्टमर हैं, और ये मैसेज आप 2 बार 3 बार महीने में कर सकते हैं। 2 बार 3 बार से ज्यादा आप करेंगे तो फिर इरिटेशन होता है। और इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए, जैसे आप ईमेल मैसेज में देखते होंगे कि यदि आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो ये बटन दबा दीजिए, तो इससे आगे से आपको ये मैसेज नहीं मिला। इसका अर्थ ये है कि ईमेल मैसेज आप जिनको भेज रहे हैं उनसे एक परमिशन आप ले लीजिए कि आप परमिशन मीन्स ये होता है कि आप लास्ट में दे देंगे कि आप ये नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस बटन को दबा दीजिए, तो आगे से ये मैसेज आपको नहीं जाना चाहिए। और सबसे लास्ट ईमेल मार्केटिंग का है कि ये ऑटो रिप्लाई होना चाहिए। यदि ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो उसमें ऑटो मार्केटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई कस्टमर को आपने अप्रोच किया है और आप खुद ईमेल पे अवेलेबल नहीं है 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो उस कस्टमर को ये ऑटो रिप्लाई के माध्यम से ये मैसेज चला जाना चाहिए कि अगले 2-3 दिन के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, 3 दिन के बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये फिर 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आप उनसे फिर कांटेक्ट करेंगे कि अब हम अवेलेबल हैं। ये इस तरह की चीजें आप मोबाइल में भी देखते होंगे और ये ईमेल में भी बहुत जरूरी है यदि आप ईमेल मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।